प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के प्रथम अध्याय यांत्रिकी से। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम यांत्रिकी यानी मशीन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करेंगे प्यारे साथियों की कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बल का एसआई मात्रक यूनिट, यानी एसआई का मतलब होता है यूनिट। यूनिट क्या है इसका? न्यूटन है। ठीक है, बल का जो एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट है, वह न्यूटन है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और इसमें देखें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो बात करें उच्च वेग। उच्च वेग किसका होता है? मैक का। ठीक है, और जो तरंग धैर्य है एंगस्ट्रॉम, और दाब पास्कल और ऊर्जा जूल का। ये क्या है? इसके इकाई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अगर बात करें भौतिक राशियां और इकाइयां, यानी यहाँ पे भौतिक राशियां दी हुई है और यहाँ पे इकाई है। तो देखिए, दूरी की इकाई क्या है? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है, पदार्थ की मात्रा क्या है? मोल। विद्युत आवेश की मात्रा क्या है? वाट या घंटा। कुलॉम है। क्या है? कुलॉम है। और ऊर्जा की क्या है? वाट या घंटा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत आवेश की मात्रा कुलॉम और ऊर्जा की वाट या घंटा। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ पे दिया है भौतिक राशियाँ दी हुई हैं और यहाँ पे इकाई। तो भौतिक राशि क्या है? देखिए यहाँ पे त्वरण की क्या है? त्वरण की है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की है न्यूटन। कृतकार की क्या है? जूल। और आवेग की क्या है? न्यूटन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। देखिए, समय का मात्रक क्या नहीं है? तो अधिवर्ष, चंद्रमा, ये तो है, लेकिन जो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, यह समय का मात्रक नहीं है। ठीक है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। ठीक है, पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमोलित नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन एक सुमोलित नहीं है उसको देखते हैं। तो इसमें जो सुमोलित नहीं है वह है सेल्सियस जो ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता तीव्रता की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन के दूरी की इकाई है। लेकिन जो सेल्सियस है यह ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? जो ल्यूमेन है वह ज्योति फ्लक्स का मात्रक। किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, भौतिक मात्रा की ज्योति किसकी इकाई है? जो भौतिक मात्रा में अगर बात करें, जो ज्योति है किसकी इकाई है? यह लक्स की इकाई है। किसकी इकाई है? लक्स की। यहाँ पे लिखा ना ज्योति फ्लक्स, तो इसी प्रकार ज्योति किसकी इकाई है? लक्स की इकाई है। ठीक है, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल दाब की इकाई है। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है तो ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, जूल जो है तो वह ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? इसको यह लागू की गई थी 1971 में। कब लागू की गई थी? 1971 में। ठीक है, हार्ट जो है यह किसको मापने की यूनिट है? यह तरंगों की आवृत्ति, जो तरंगों की आवृत्तियाँ होती हैं ना, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विद्युत मात्रा किसकी इकाई है? तो विद्युत मात्रा किसकी इकाई है? एम्पियर की इकाई। ठीक है, जो विद्युत मात्रा की इकाई होती है वह कौन है? एम्पियर। ठीक है, एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति को किस इकाई से मापा जाता है? तो डायोप्टर के द्वारा जो है तो लेंस की इकाई को मापा जाता है। ठीक है, डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वातावरण में जो ध्वनि है, देखिए जो वातावरण में जो ध्वनि की प्रबलता है, ध्वनि किस प्रबलता में है, उसको नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एम्पियर से क्या नापते हैं? करंट नापते हैं, यानी किस करंट धारा कितनी तेजी से बह रही है, यह किसके माध्यम से नापते हैं? एम्पियर के माध्यम से। ठीक है, जो एंग प्रस्थता और जो गुणांक, जो एंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, यानी ऐसा कौन सा जो युग्म है इनमें ऐसा कौन सा जोड़ा है जो समान राशियों का विमीय सूत्र नहीं है। तो यहाँ पे जो बल और दाब है ये एक दूसरे के विमीय सूत्र नहीं है, जबकि आवेग और संवेग, कार्य और ऊर्जा, भार और बल, ठीक है, भार उठाने के लिए बल का प्रयोग किया जाएगा, कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, आवेग आने के लिए संवेग, लेकिन बल और दाब ये एक दूसरे के विमीय सूत्र नहीं है। ठीक है, एक खगोलीय इकाई क्या किससे संबंधित है, जो एक खगोलीय इकाई है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उससे संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, देखिए कौन सी अविमीय राशि है, तो जो विकृति है, विकृति जो है तो एक अविमीय राशि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कौन सी नहीं है, तो द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, जबकि संवेग में होती है, वेग में होती है, कोणीय वेग में होती है, लेकिन द्रव्यमान में नहीं होती। ठीक है, अदिश राशि क्या है, अदिश राशि ऐसी जिसमें दिशा और दूरी नहीं होती। तो अदिश राशि ऊर्जा, ऊर्जा में क्या दिशा और दूरी नहीं होती, जबकि बल में होती है, संवेग में होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, सदिश राशि क्या, संवेग है। ठीक है, दाब नहीं है, ऊर्जा नहीं है और कार्य नहीं है, जबकि संवेग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो सदिश कौन सी है, आयतन है, चूंकि आयतन में दिशा दूरी नहीं होती। ठीक है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है, वेग है। और इसमें जो निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, तो परिमाण नहीं है क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, यह एक परिमाण नहीं है। त्वरण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह ए बराबर यू माइनस भी माइनस यू बटा टी, ये त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि से प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान। द्रव्यमान से जो है तो संवेग और वेग के अनुपात की जो भौतिक राशि है उसको प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, एक लड़की झूले पर बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है। ठीक है, एक लड़की है वह झूले में बैठकर झूला झूल रही है। उस लड़की को खड़े हो जाने पर दोनों का आवृत्त क्या हो जाएगा, तो वह कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब लड़की झूले पे झूल रही है तो झूला झूलने के साथ वह क्या उस पर जो है तो आवेग और संवेग हो रहा है। ठीक है, जैसे ही वह झूला उतर जाएगा उस पर क्या होगा, बल कम पड़ जाएगी, जिसके कारण वह कम हो जाएगा। ठीक है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, जो कोणीय वेग का प्रभाव पड़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जब गोला अगर झूल रहा वहीं पे अगर एक लड़का बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका आवेग जो है, जो वेग के जो उसकी जो वेग है, जो तेजाई है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वजन के कारण। ठीक है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा भी 4 गुना हो जाएगा। यानी अगर कोई वस्तु, मान लीजिए आप बाइक लेके जा रहे हैं, ठीक है, आपकी बाइक 30 की रफ्तार में चली, आप अचानक एस्केलेटर दे दिए तो वह कितने में हो जाएगी, 60 में हो जाएगी, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा हो गया है उसकी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। देखिए कोई पिंड है उसके द्रव्यमान और भार में अंतर होगा, क्योंकि द्रव्यमान क्या रहता है, स्थिर रहता है, जबकि भार परिवर्तनीय होता है। जैसे समझिए आपको, देखिए आपने क्या लिया, एक 10 किलो का पत्थर ले लिया। ठीक है, पत्थर ले लिया, आप पत्थर ले लिए, पत्थर में क्या उसका जो उसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मतलब उसका जो साइज होता है वह तो उतना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसी अगर पत्थर को आप पानी में डुबाएंगे तो पानी में जैसे ही वह डूबेगा तो क्या हो जाएगा, वह हल्का हो जाएगा। ठीक है, हल्का तो हो जाता है, उसके भार में तो परिवर्तन हो गया लेकिन उसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हुआ। द्रव्यमान मतलब उसका साइज में, अगर वह 5 मीटर का है, अगर मान लीजिए वह 2x3 का यानी 2 फीट 3 फीट का है, तो 2x3 का यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो उस पर वह उसके आयतन यानी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, किसी भी स्थित या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय न हो। यह कथन है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब तक किसी भी वस्तु में दिशा में परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न हुए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए कोई असंतुलित बल है के द्वारा किसी पिंड पर जो उत्पन्न त्वरण है वह बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती
होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया का संबंध क्या होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। क्या होता है? गति के जो नियम है वह कौन सा? तीसरा नियम के अनुसार जो क्रिया और प्रतिक्रिया संबंध क्या होती है? हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है, प्रत्येक क्रिया में बराबर व विपरीत दिशा में एक ही प्रतिक्रिया होती है। वह न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वह क्या बताता है कि जो प्रत्येक क्रिया है, ठीक है, बराबर और विपरीत दिशा में एक ही प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए अगर आप किसी वस्तु पे धक्का लगाएंगे तो वो वस्तु उतना ही प्रेशर, उतना ही शक्ति आपके ऊपर भी लगाएगी पीछे हटने के लिए। जैसे आप क्या करते हैं, एक गाड़ी है, गाड़ी को अगर जब आगे धक्का देते हैं तो गाड़ी में धक्का देने के लिए क्या, जितना बल आप, अगर मान लीजिए आप 10 किलो का बल लगाते हैं तो गाड़ी भी आपके ऊपर विपरीत ही 10 किलो का बल लगाएगी। ठीक है, ये अब पानी में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तीसरे नियम के कारण संभव है। ठीक है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं कार्य करता। यह कथन किसका? यह न्यूटन का कथन है। ठीक है, कोई भी वस्तु विराम अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगेगा। ठीक है, बल की परिभाषा किससे आती है? तो गति के पहले नियम से आती है। ठीक है, जो बल की परिभाषा गति के पहले नियम से आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। किसी पिंड में उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में तो विराम एक समान की गति से स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं? देखिए क्या होता है कि कोई पिंड है, ठीक है, वो कोई पिंड है तो उस पिंड के जो गुणधर्म होता है, उसमें जो शक्ति गुणधर्म होता है, उससे क्या कहेंगे? जिससे वह सीधी रेखा में विराम एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का क्या करते हैं? विरोध करती है। ठीक है, वह विराम में तो है, ठीक है, विराम है और एक समान गति, ठीक है, कि स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं। जड़त्व क्या है? विरोध करती है। ठीक है, कोई वस्तु अगर स्थायी है, अगर आप उसको उठाएंगे तो वह क्या करती है? विरोध करेगी आपकी शक्ति का। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये उतना ही बल लगाएगी जितना आप उस पर बल लगाते। ठीक है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो वह पृथ्वी पर घोड़े के पैरों के आरोपित बल। देखिए जब एक घोड़े के द्वारा, ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, जैसे एक घोड़ा जब गाड़ी को खींचता है तो वह उतना ही बल कहाँ पे लगाएगा? धरती पे, जो जमीन पर अपने पैरों से ही उतना बल लगाएगी। जब उस पर घर्षण होगा तब वह गाड़ी को खींचेगा। ठीक है, चलते हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर, दिशा की ओर गिरते। इससे क्या होता है? यह न्यूटन का पहला नियम करता है। क्योंकि जब आदमी जाता है, चूंकि बस तो गति कर रही है, बस में गति करने के साथ साथ हम भी तो गति कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण हमें क्या हो जाता है? हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जितना बल वो ऊपर जाएंगे उतना ही बल वो नीचे, पृथ्वी जितना बल उसको खींचने में लगाती है उतना ही बल वह ऊपर जाने में लगाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। घोड़ा यदि एकाएक चलना चालू कर दे तो जो घोड़े पर बैठा व्यक्ति वह गिरने की आशंका रहती है, जिसके कारण वह विराम जड़त्व। देखिए जब घोड़ा, आप मान लीजिए आप गधे पर बैठे हैं और जैसे ही गधा तेज से दौड़ने लगेगा तो आप क्या करते हैं? अनबैलेंस होकर गिर सकते हैं। क्या? क्योंकि वह जो है विश्राम जड़त्व में की स्थिति में रहता है। ठीक है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को आगे क्यों अपने हाथ पीछे खींचकर पकड़ता है? ताकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सके। देखिए जब बॉल आप कैच लेते हैं तो गेंद क्या आती है? एक डायरेक्ट तेज गति से आती है, तो जब आप उसको हाथ पीछे करेंगे उससे क्या होगी? बॉल जो है तो आराम से आपके हाथों में आ जाएगी। लेकिन अगर आप हाथ ऊपर उठाएंगे, जब हाथ ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा? आरोपित बल होगा। तो उसके कारण क्या होगा? जब इधर से भी बल जाएगा, उधर से बल, तो गेंद क्या हो सकती है? छटके गिर भी सकती है। इसलिए जब हम गेंद को रोकते हैं तो हाथ पीछे लगाते हैं, जिससे बल हमारी जो है तो बॉल हमारे हाथों में आसानी से आ सके। ठीक है, आगे देखते हैं। बल का गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, यानी द्रव्यमान डी गुणे ए बराबर क्या होता? फोर्स। ठीक है, ये इसका गुणनफल है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा के ऊपर उतरता है तो उसके शरीर में जो उपस्थित भार क्या होता है? घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता, यानी जो है तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुवों
की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अगर हम जो विषुवत रेखा से अगर हम भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं, है ना, भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, वह बढ़ेगा। ठीक है, शरीर का वजन क्या होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। कि चंद्रमा में जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण की शक्ति है पृथ्वी की तुलना में कम होते, इसके कारण वहाँ पे जो व्यक्ति उछल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बीस किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कौन सा बल किया जाएगा, शून्य बल। देखिए शून्य बल वह इसलिए होगा क्योंकि वह कोई कार्य नहीं कर रहा। ठीक है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कोई कार्य नहीं किया गया। फिजिक्स में कहता है कि आप उस पर जो है, तो अगर कोई बल देता है लेकिन उस बल का कोई प्रयोग नहीं हुआ या फिर उस बल के कारण कोई प्रभाव नहीं हुआ तो वह शून्य बल होगा। ठीक है, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुकता है क्योंकि स्थायित्व बनाए रखने के लिए। ठीक है, जिससे वह अपना बैलेंस बना सके। ठीक है, पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है वह तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती। ठीक है, क्यों नहीं गिरती, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र में जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वह आधार से होकर गुजर जाती है। ठीक है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने के कारण जो पानी का आयतन होता है ना, वो आयतन क्या होता है, वह बढ़ता है। ठीक है, जिसके कारण पाइप फट जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पानी से भरी जो डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि पानी जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पानी के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो आयतन पहले घटेगा और फिर क्या होगा, एकाएक बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर उसके तापमान में परिवर्तन करेंगे तो। आगे देखते हैं। एक झील में तैरने वाली जो लोहे की नाव है, नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो पानी के झील की सतह के नीचे है। देखिए एक झील में जो तैरने वाली इस्पात जो नाव है वह उस पर विस्थापित पानी का भार कितना होगा, यानी वहाँ पे से जो पानी वो हटाएगी। ठीक है, तो वो कितना हटाएगी, वो जितना उसका वजन होगा उतना ही पानी वो वहाँ से हटाएगी। ठीक है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा, गति का पहला नियम लागू होगा। ठीक है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो घर्षण होता है घर्षण कम होता है। बर्फ क्या होती है, चिकनी होती है, जिसके कारण घर्षण कम होगा। घर्षण कम होगा तो हम गिर भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रोड़ी युक्त सड़क पर की तुलना बर्फ पर चलना कठिन होता है। पैर तथा बर्फ के मध्य जो घर्षण बल है वह रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। चूंकि जो पैर में अगर गिट्टियां वगैरह होगी तो अपन घर्षण में आसानी होगी, लेकिन बर्फ क्या होता है, चिकना होता है, जिसके कारण फिसलने की भी संभावना बनी रहती है। ठीक है, लकड़ी के सिलेंडराकार पार्ट बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था से घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है। यानी मान लीजिए कोई गोल वस्तु है, उसको अगर हम खींचेंगे तो उसकी अपेक्षा ढंगाना ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है तो जमीन से जो है तो उसका घर्षण बल जो है तो बहुत कम होता है। ठीक है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर क्या होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वह खारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोहे की एक कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। इसलिए तैरती है कि लोहे का जो घनत्व होता है वह पानी में अधिक होता है लेकिन पारे में कम होता है। पारे का जो घनत्व है लोहे के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, जब एक ठोस वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आती है, तो यह ह्रास किसका है, विस्थापित पानी के भार के बराबर। यानी मान लीजिए कोई आप लोहा है 10 किलो का लोहा है, आप उस पर कुछ जब पानी में डुबोएंगे क्या होगा, वहाँ से वह उतना भार क्या है
पानी को उतना भार क्या हटा देगा अपने वजन के बराबर, जिसके कारण लोहा क्या हो जाता है, वह हल्का हो जाता है। ठीक है, बर्फ पानी पे तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ पानी से क्या होती है, हल्की होती है, जबकि अल्कोहल से क्या होती है, भारी होती है बर्फ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का जो घनत्व तो होता है वह स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, यानी अगर कोई वस्तु अगर किसी भी, मान लीजिए दो समान वस्तुएं, एक का घनत्व ज़्यादा है, पानी का घनत्व कम है, तो वह उसमें डूब जाएगी, लेकिन अगर पानी का घनत्व ज़्यादा है, वस्तु का घनत्व कम है, तो वह उसमें नहीं डूबेगी। ठीक है, बात करें, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा, यह पारे की सतह पर तैरेगी। देखिए, पारे का घनत्व क्या है, लोहे के घनत्व से ज़्यादा है, जिसके कारण जो लोहा है वह पारे में तैरने लगेगा। ठीक है, किस टेम्परेचर पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी जो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वह अधिक होता है। ठीक है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहता है, घनत्व। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी हम मात्रा बदल देंगे, लेकिन उसके घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, पैरैया जो है, जो तैराक है, वह नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है, क्योंकि समुद्र का पानी घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, क्या होता है, घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, तो वह निम्न घनत्व के कारण, क्योंकि बादल का जो घनत्व होता है वह कम होता है, जिसके कारण वह वायुमंडल में उड़ते रहते हैं। ठीक है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है, तो एक कितना भाग रहता है, उसमें 1/9 भाग रहते हैं। ठीक है, प्लवन करते आइसबर्ग का। ठीक है, बात करें कि बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है, जिसके कारण गहराई बढ़ने से द्रव्य का भार बढ़ता है। आप देखेंगे होंगे कि जब कहीं बांध, तो नीचे से क्या हुआ, मोटी होती है और ऊपर धीरे 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 पतली होती जाए, क्योंकि जो पानी का भार होता है, जो प्रेशर होता है, वह नीचे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इस प्रेशर के कारण से ही पानी क्या होता है, बाहर निकलता। आप टंकियों पे टोटी देखे होंगे, तो जो पानी का जो प्रेशर होगा वो हमेशा नीचे ही रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बर्फ पर स्केटिंग करता प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। दाब क्या, प्रेशर, जैसे उस पर प्रेशर बढ़ेगा तो उसका जो गलनांक है, जो उसका जो बर्फ के पिघलने का जो गलनांक है वह कम हो जाएगा। ठीक है, चौराहे पर पानी के फुहारे से गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या हो जाता है, घट। लेकिन जब वेग ज़्यादा होगा तो दाब क्या होगा, यानी अगर वेग ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल पर से पिघलता है, क्योंकि जो भारी हिमखंड क्या होता है, वह ऊपर की अपेक्षा नीचे से ज़्यादा पिघलता है। क्यों पिघलता है, कि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ठीक है, जो नीचे तल का जो क्या होगा, वहाँ पे अधिक प्रेशर होने के कारण क्या होगा, वह गलनांक घट जाएगा। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। देखिए, कोई वस्तु अगर वो सीधी जाएगी दलदल में तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगी, लेकिन अगर उसे तिरछा दे दिया जाएगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा, उसका जो एरिया होगा वह बढ़ जाएगा, कि जिसके कारण वह कम जल्दी नहीं डूबेगी। ठीक है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि अधिक दाब होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। जब वो आपस में प्रेशराइज होंगे, दबाव होगा, तो क्या होगा, उसका जो गलनांक होगा वह घट जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टिन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली जो उच्च वेग की वायु की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण वायु समान हो जाती है। देखिए, क्या होता है कि आप अक्सर देखे होंगे, जब अच्छी आंधी आती है तो जो टीना वगैरह होता है, जो शीट वगैरह होती है, वो उड़ जाती है। किस कारण उड़ जाती है, कि जो छत के ऊपर जो बहने वाली जो उच्च वेग की जो हवा है, वह छत की सतह पर क्या उतना ही उत्पन्न दबाव करती है, जिसके कारण क्या होता है, जो छत है नीचे दाब सामान्य रहता है, जिसके कारण वो ऊपर उड़ेगी। ठीक है, लेकिन नीचे तो सामान्य रहेगा, क्योंकि नीचे हवा नहीं जा पाएगी। जैसे ही हवा नीचे जाएगी वो उड़ जाएगी। उस प्रकार जो है, तो
क्या होता है, इसलिए उड़ जाती है। ठीक है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है, जिससे क्या होता है, रेलगाड़ी द्वारा बनाया गया दबाव कम होता है, इसलिए उसके नीचे क्या क्या लगाया जाता है, पट्टियाँ, ठीक है, लगाई जाती है। ठीक है, कंक्रीट की। आप देखे होंगे रेल लाइनों में जो है तो लकड़ी की या फिर कंक्रीट की जो रहती है, उसके कारण क्या होता है, दबाव को सहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक से व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल का दाब भी बढ़ता है, जिसके कारण खून निकलता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में क्या क्या आती है, कमी आती है। देखिए, वायु हम जाएंगे तो दबाव बढ़ेगा, प्रेशर हम पर बढ़ेगा, लेकिन वायु के दाब में क्या होगी, कमी आएगी। ठीक है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वाकर्षण वो कितना हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। देखिए, ऊंचाई की जगहों पर जो पानी होगा तो वह 100 डिग्री सेल्सियस के अगर नीचे है का टेम्परेचर है तो वहाँ पे वह पानी क्या होगा, उबलने लगेगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने के बिंदु नीचे आ जाते हैं। ठीक है, साबुन के बुलबुले के अंदर क्या होता है, तो वायुमंडल दाब से अधिक होता है। जो साबुन का जो बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है, आप देखिए झाग जो बनती है, जो बुलबुला होते हैं उस पर, उसके अंदर का जो दाब होता है वह वायुमंडल के दाब से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बात करते हैं कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, क्योंकि घर्षण की कमी। देखिए, दलदली सड़कें जैसे मान लीजिए कीचड़ हो गया रोड पे, जब जैसे ही रोड पे कीचड़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सतह चिकनी हो जाएगी। चिकनी होने के कारण जो हमारा घर्षण होगा वह कम होगा, जिसके कारण हम फिसल जाते हैं। ठीक है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है कि आंधी या झंझावत की संभावना। देखिए, आंधी या झंझावत को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का। यानी जैसे ही बैरोमीटर का जो पारा हुआ है अगर नीचे आ जाएगा तो इससे यह अनुमान लगा लिया जाएगा कि आंधी या झंझावत यानी तूफान की संभावना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या हो जाएगा, गुब्बारा आपाप में वृद्धि होगी। ठीक है, यानी गुब्बारे को अगर वायुमंडल में छोड़ा जाए तो वह वृद्धि होगी। ठीक है, उसके ऊपर जाने में। बात करें कि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर जो वायुमंडल का जो वायु दाब क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है तो हमें सांस लेने में कठिन होता है। ठीक है, जब 14 वायु दाब मापी किसी पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका का पारा गिर जाता है, क्योंकि वायु पर वायुमंडलीय जो दाब होता है वह कम हो जाता है, जिसके कारण जो है तो हमारे जो 14 जो वायु दाब मापी यंत्र है उसके नलिका का पारा गिर जाता है। ठीक है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर क्यों दौड़ाया जाता है, क्योंकि जो कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। देखिए, कार्यकारी वायु दाब क्या, जो वायु का प्रेशर को कम करने के लिए जो है तो जहाज को जो है तो जमीन पर दौड़ाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ रबड़ का गुब्बारा हवा में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि देखिए, हवा वायु का जो प्रेशर होगा वह घट जाएगा, जिसके कारण वह ऊपर जाके फट जाता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब उस पर कुकर पे प्रेशर बढ़ता है ना आग का, ठीक है, उष्मा का, तो उसके कारण क्या होगा, उसका तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे, नाभिकीय संलयन से। ठीक है, डायनामो परिवर्तित किसके कारण होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए जो है तो डायनामो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, प्रकाश जो है तो वोल्टेज सेल से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न किसका उत्पादन होता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, जो प्रकाश का जो वोल्टेज सेल है उसके प्रयोग से जो सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका प्रयोग होता है, किसका
प्रकाशीय उत्पादन का। ठीक है, आगे देखते हैं। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक शक्ति यानी अधिक एनर्जी खत्म होती है, क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। अक्सर आप देखे होंगे कि जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो आप थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप इसलिए थक जाते हैं क्योंकि जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह आपको पृथ्वी को खींचने की कोशिश करता है, जिसके विरुद्ध में आप कार्य करते हैं, जिसके कारण ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? यह ऊर्जा संरक्षण का नियम यह बताता है कि हम जो है तो द्रव्य को ना नष्ट कर सकते हैं और ना ही सृजन कर सकते हैं। ठीक है, स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल करके वस्तुएं किस नियम का सीधा अनुप्रयोग हुआ? तो पास्कल के नियम का। ठीक है, पास्कल के नियम के तहत जो है तो जो आप गाड़ी में देखते होंगे कि जो द्रव्य चालित ब्रेक है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, वो कार्य करते हैं। ठीक है, रेल की पटरियां अपने वृक्कों पर किस कारण से बैंक गई होती है? ठीक है, बैंकट की गई होती है। वह रेलगाड़ी के भार को क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्री बल से प्राप्त किया जा सके, जिसके कारण उसको लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों आगे झुकता है? जो साइकिल चलाने वाला व्यक्ति होता है, जब वह साइकिल को मोड़ता है तो क्यों झुकता है? क्योंकि ताकि गुरुत्व का केंद्र बल के वह झुकता है इसलिए ताकि गुरुत्व केंद्र आधार से अंदर बना रहे, वह उसे नीचे से गिरने से बचाएगा। देखिए, जब आप अक्सर देखेंगे जब गाड़ियाँ बढ़ती है या फिर साइकिल वगैरह मुड़ती है तो क्या होता है, वह नीचे की ओर झुकता है, जिसके कारण उसके गिरने की संभावनाएं कम होती है। क्यों झुकता है? ताकि वह गुरुत्व केंद्र के आधार से बना रहे। ठीक है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर में घूमता है अंदर की ओर झुककर। किसकी ओर झुककर? अंदर की ओर झुककर मुड़ता है। ठीक है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? आप केंद्रीय बल के कारण क्या हो जाती है? वह जो क्रीम जो मलाई होती है वह अलग हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमती है तो तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से नहीं गिरता, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। जो अपकेंद्रीय बल होता है वह पानी के वजन से अधिक होता है, क्योंकि जब पानी की जो बाल्टी है वह काफ़ी तेज से ऊर्ध्वाधर मतलब गोलाकार, ठीक है, घूमती है, तो जिसके कारण वह उस पर अपकेंद्र बल की वजन के कारण पानी अधिक होता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? अपकेंद्रण के बल पर आधारित है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग और उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो यहीं पर, और इसके जो ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है। इसमें लगभग 200 के करीब MCQs है, तो अगली वीडियो हम पार्ट 2 में लाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बोरिंग भी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ये वीडियो 33 मिनट की हो चुकी है, तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और पूरा कॉन्सेप्ट अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।